आज हम आपको पूरी कहानी दिखाएंगे। 15 दिन यानी 360 घंटे यानी 21,600 मिनट यानी 12,96,000 सेकंड देश इंतजार कर रहा था। ये तो सब जानते थे कि अगर मोदी ने कहा है तो होगा जरूर, लेकिन आतंकी हमले की भयावहता और नृशंसता ऐसी थी कि लोग अधीर हो रहे थे। लेकिन मोदी ने कहा था कि बदला ऐसा होगा कि कल्पना से परे होगा और आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और आज आतंकियों के ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए हैं। और अब इसी पर एक कविता आपको बताते हैं। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। इस कविता में आज पाकिस्तान के लिए बहुत से संदेश छिपे हुए हैं। आज भारत ने बिगड़ैल पड़ोसी का ऐसा इलाज किया है कि अब उसे ये डर लगने लगा है कि कहीं हिंदुस्तान ऐसा सिक्का ना उछाल दे जिस पर दोनों तरफ भारत ही लिखा हो। शुरुआत आज हो चुकी है। तो बीती रात भारत ने आज तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक की है। बीती रात जब लोग अपने घरों में सो रहे थे, पाकिस्तान के पंजाब में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स में आतंकी आराम फरमा रहे थे। उसी दौरान भारत की सेना और वायुसेना ने एक वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चलाया और इन आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। हमने इस पूरे ऑपरेशन का एक एआई वीडियो बनाया है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए ताकि आप ये समझ सकें कि ये ऑपरेशन कितना बड़ा था, कितना सफल। तो ये पूरा आपने देखा होगा कि इस एआई वीडियो में रफाल फाइटर जेट से ही हमला हुआ है। खास बात यह है कि भारत के लड़ाकू विमानों ने अपनी सीमा क्रॉस नहीं की, बल्कि उन्होंने बिना पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए भारतीय सीमा से ही मिसाइलें दागी हैं। भारतीय वायुसेना के रफाल के पास सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 विमान कवर दे रहे थे और फिर राफेल ने यहीं से मिसाइल फायर किया। रफाल इंडियन एयरफोर्स का वो खतरनाक विमान है, गौरव है, सम्मान है, जो अपने साथ 3 अलग अलग तरह की मिसाइल्स लेकर चल रहा है। पहली है MICA जो 112 किलो वजनी है, दूसरी है मिट्योर जो 190 किलो वजन की है मिसाइल है, और तीसरी है स्कैल्प मिसाइल जो सबसे खतरनाक है। इसका वजन है 1300 किलोग्राम। पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर यही स्कैल्प मिसाइलें गिराई गई हैं। रफाल से ये मिसाइल बिना पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल हुए फायर की गई और लश्कर और जैश के ठिकाने तबाह हो गए। इसकी खासियत यह है कि ये बंकर और कमांड सेंटर्स को ध्वस्त करने में माहिर है। ध्यान से सुनिए, बंकर्स यानी जमीन के नीचे, बंकर्स और कमांड सेंटर्स को ध्वस्त करने में माहिर है। इसकी मारक क्षमता 500 से 600 किलोमीटर है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुश्मन के रडार भी इसे पकड़ने में अक्षम रहते हैं। 1300 किलोग्राम वजन का वॉरहेड लेकर जा सकती है ये, कल्पना कीजिए। और एक दूसरा हथियार भी था जिसे आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने में इस्तेमाल किया गया है। आपके सामने है उसका एआई वीडियो। ये है हैमर बॉम्ब, हैमर मिसाइल। ये बॉम्ब कितना खतरनाक है अब जरा इसे समझिए।
इसकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर तक की है। खासियत ये एक साथ कई टारगेट्स लॉक कर सकता है। इसकी ताकत यह है कि ये बिल्डिंग से लेकर बंकर तक, जमीन के नीचे वाले बंकर तक तबाह कर सकता है। इन्हीं दोनों का इस्तेमाल किया गया है। और एक और हथियार था कामिकाजी ड्रोन्स। इस ऑपरेशन सिंदूर में ये ड्रोन भी इस्तेमाल किया गया। कहा जा रहा है कि इससे ही टारगेट की निगरानी रखी गई। हमले के वीडियो सबूत भी इसी ड्रोन से मिले हैं। इसे इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। इसे कामिकाजी ये सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। इसकी ऑपरेशनल रेंज 200 किलोमीटर तक है और ये हवा में 9 घंटे तक, सोचिए आप, हमने 25 मिनट में पूरे ऑपरेशन को खत्म कर दिया, ये तो 9 घंटे तक हवा में रह सकता है। इस तरह से आज भारत की सेना ने पाकिस्तान के आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। मोदी ने तो पहले ही कह दिया था आतंकवादियों को उनकी कल्पना से भी परे सजा मिलेगी। बात सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकने वाली है, क्योंकि भारत ने कह दिया है कि अब अगर पाकिस्तान ने वापस कोई हमला करने की कोशिश की तो फिर ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो याद रखे। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इस सबसे बड़ी स्ट्राइक इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं था कि भारत ने कोई हमला सीधे पाकिस्तान के पंजाब पर किया हो। यह ध्यान से सुनिए, क्योंकि पंजाब सबसे समृद्ध प्रांत माना जाता है पाकिस्तान का, सबसे सुरक्षित आतंकियों के लिए। पीओके में तो स्ट्राइक्स होती रही हैं। भारत कहता था कि उसने आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स पर हमला किया, लेकिन यह पहली बार हुआ है कि भारत ने सीधा पंजाब में स्थित लश्कर-ए-तैयबा जैश-ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स पर स्ट्राइक की है। और इन स्ट्राइक्स में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकानों पर हमला हुआ है। इन हमलों में आतंकियों के पूरे हेडक्वार्टर्स तबाह हो गए हैं। सबसे बड़ी बात है, भारतीय वायुसेना के विमानों ने इस हमले के लिए अपनी वायु सीमा क्रॉस नहीं की। भारत की ही वायु सीमा में रहकर मिसाइल फायर की गई है, जिन्होंने एकदम प्रिसिशन स्ट्राइक की और आतंकियों के ठिकाने तबाह हो गए। बताया जाता है कि रॉ की तरफ से 21 टारगेट्स की लिस्ट दी गई थी, जिसमें से 9 पर मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं। यह पहले ही तय हो गया था कि इस बार हमला सीधे आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर्स पर होगा। इसीलिए लश्कर का हेडक्वार्टर मुरीद के, जैश का हेडक्वार्टर बहावलपुर, दोनों पर ही टारगेट किया गया। बताया जा रहा है कि 3 मई को हुई मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी से इस प्लान पर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सेना को 5 मई को मंजूरी दी गई। 6 मई की रात को यह प्लान एग्जीक्यूट हो गया। भारत के विमानों ने अपनी सीमा में रहकर मिसाइल्स फायर किया और पाकिस्तान के आतंक के ठिकाने ध्वस्त कर दिए। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
ये पहलगाम का बदला जरूर है, लेकिन बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी सिर्फ पाकिस्तान को जवाब दिया गया है, इंसाफ किया गया है। पाकिस्तान को ये बताया गया है कि पहलगाम जैसी हिमाकत दोबारा करना मत, और साथ ही ये भी समझा दिया गया है कि अगर फिर कोई मिस एडवेंचर किया या भारत पर वापस हमला करने की कोशिश की तो फिर सख्ती से जवाब दिया जाएगा। और जब हमने इंसाफ के लिए ऐसी कार्रवाई की है तो सख्ती वाले जवाब का अर्थ क्या है ये वो समझ रहा होगा। इस बार फिर सीधे आर पार का युद्ध होगा, ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में कुल 9 आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया। आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इन आतंकी कैंपों की खासियत क्या थी और इन आतंकी कैंप से भारत में कौन कौन से आतंकी हमले किए गए थे, कहां कौन सा आतंकी मास्टरमाइंड बैठता है, आतंकियों का कितना नुकसान हुआ है, ये सब आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैप पर आपको यह बता दें कि आतंकी कैंप कहां कहां है। हम आपको फिर बता दें कि स्ट्राइक की खासियत यह है कि ये पाकिस्तान के अंदर हुई है। भारत की तरफ से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के अंदर तो स्ट्राइक्स होती रही हैं, लेकिन पहली बार पाकिस्तान के पंजाब को टारगेट किया गया है। और आज सुबह से हम आश्रय पर आपको क्यों बता रहे हैं कि इसके अलग मायने हैं पंजाब में टारगेट करना, क्योंकि पंजाब को टारगेट करने पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द होता है। इसीलिए उन 4 टारगेट्स की सबसे पहले बात करते हैं जो पंजाब में थे। इनमें सबसे पहले है मरकज सुभान अल्लाह, भावलपुर, पंजाब, पाकिस्तान। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, यहीं से आतंकियों का रिक्रूटमेंट होता था। एक के बाद एक जो बड़ी दुर्घटनाएं भारत में की हैं आतंकियों ने, उन सब की प्लानिंग यहीं पर होती थी। दूसरा, मरकज तैयबा मुरीद के पंजाब, पाकिस्तान लश्कर का आतंकी हेडक्वार्टर था। हाफिज सईद के आतंकी यहीं ट्रेन किए जाते थे। तीसरा है सियालकोट का सर्जल कैंप। चौथा है सियालकोट का ही महमूना जोया कैंप। ये हिजबुल मुजाहिदीन, अगर आप देखें तो हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप था, और बाकी के 5 ठिकाने पीओके में थे। इसमें पहला है सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, ये लश्कर का आतंकी कैंप था। दूसरा है सैदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, ये जैश ए मोहम्मद का आतंकी कैंप था। तीसरा है कोटली का गुलपुर कैंप, ये भी लश्कर का आतंकी कैंप था। चौथा है अब्बास कैंप कोटली, लश्कर का आतंकी कैंप। यहां सुसाइड बॉम्बर्स बनाए जाते थे और इंडोक्ट्रिनेशन के साथ सुसाइड बॉम्बर्स, आप सोचिए किस तरह की मानसिक ट्रेनिंग ये देते होंगे, मरने को जाओ लेकिन मार के आओ। तो ये जो इंडोक्ट्रिनेशन है उसका ये सेंटर था। पांचवा बरनाला कैंप भिंबर, इस आतंकी कैंप में आईईडी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान ना पहुंचे। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पुरुषों को गोली मारी थी और महिलाओं को छोड़ दिया था ताकि वो उस आतंक की कहानी को बताएं। आज भारत ने पाकिस्तान का हिसाब बताने के लिए भी 2 महिलाओं को ही चुना था। एक थी आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी थी वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखे जाने के पीछे भी एक बहुत बड़ी भावना थी। यह नाम सोच समझकर रखा गया था और बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया था। और यह भी कहा जा रहा है कि पहली मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने यह नाम बता दिया था,
जब ये खबर आई थी कि सेना को खुली छूट दे दी गई है, तो मोदी ने उसी दिन बता दिया था कि सेना जगह और समय खुद तय करे, लेकिन ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर होगा। आपको याद होगा जब 22 अप्रैल को ये हमला हुआ तो सबसे पहले देश के सामने ये फोटो आई थी, एक नई नवेली दुल्हन, एक शादीशुदा लड़की को आतंकवादियों ने कैसे उसका सिंदूर उजाड़ा था। पति के शव के सामने वो बैठी हुई थी। आतंकवादियों ने जानबूझकर दहशत फैलाने के लिए पत्नी के सामने, बच्चों के सामने धर्म पूछा, उसकी पहचान की और फिर धर्म पूछकर गोली मारी। ऐसी एक नहीं, अनेकों कहानियां वहां से आई। इसीलिए पूरे देश में एक गुस्सा था, एक आक्रोश था। आतंकवादियों ने इन महिलाओं की मांगों का सिंदूर उजाड़ दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इनमें से कुछ महिलाएं तो आतंकियों से ये भी कहा था कि वो उन्हें भी मार दें। इन महिलाओं ने कहा, जब मेरे पति को मार दिया है तो मुझे भी मार दो। तो आतंकियों ने कहा था कि तुम्हें नहीं मारेंगे, जाकर मोदी को बता देना। महिलाओं ने मोदी को बताया और मोदी ने महिलाओं के इस उजड़े हुए सिंदूर का बदला ले लिया, पाकिस्तान को बता दिया। मेरे पति को मारा है ना, हमें भी मारो ಅಂತ ನಾನು ಅವನು ಕಿರ್ಚಿದ್ವಿ. ಅವನು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದವನು ತಿರುಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೈ ಮೋದಿ को बता दो ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ. सोचिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सुना होगा आतंकवादियों ने उनका नाम लेकर निर्दोष हिंदुओं को मारा है, तो मोदी पर क्या बीती होगी। प्रधानमंत्री ने आज पूरे पाकिस्तान को एक चुटकी सिंदूर की कीमत बता दी है। मोदी ने बता दिया कि सिंदूर एक सुहागन के लिए सबसे बड़ा गर्व है। आतंकवादियों ने सिंदूर सुहागनों के उजाड़े थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों के अड्डे ही उजाड़ दिए। इसीलिए तो आज पहलगांव के पीड़ित प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कह रहे हैं। Honestly, what I have been through or the pain that I am in right now, nothing can bring peace to that. But obviously it provides me some kind of relief that at least, you know, through this, if nobody else in the future has to go through something like this and there is an end to terrorism, then I really hope it provides me some relief. उन्होंने जो यहाँ पे नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, वो देखकर हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये नाम दिया। उनको समझ में आया, हमारा मन उनको समझ में आया कि हमने क्या भुगता है। अभी 15 दिन हो गए, हम उसी में हैं, वही पहलगाम में हैं, वही टेररिस्ट की गोलियों की आवाज़ मेरे कानों में है। आज उन्होंने जो कदम उठाया है उसके लिए मैं उनको मैं अपनी तरफ से आभार मानती हूँ। मैं मोदी जी और जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, मैं उनसे बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। उन्होंने शुभम को और बाकी जितने भी लोग वहाँ मारे गए हैं उनकी मौत ज़ाया नहीं जाने दी है, और जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिए है, मैं हाथ जोड़ के उनसे धन्यवाद करना चाहती हूँ। बस मैम, आपका सिंदूर उजड़ा था, उस ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर रखा गया है, इस पर क्या कहेंगी आप? सर, कल जब ये सबसे पहले चीज़ मैंने पढ़ी है ना, मैं बहुत देर तक बैठ के सिर्फ रोई हूँ, सिर्फ ये सुन के, ये पढ़ के, ये ऑपरेशन का नाम पढ़ के मैं बहुत देर तक रोई हूँ। सर, গভর্নমেন্ট অ্যাকশন নিয়েছে, আমার গভর্নমেন্টের উপর পুরোপুরি ভরসা, পুরোপুরি বিশ্বাস। ওনারা যে অ্যাকশনটা নিয়েছে সেটা প্রপার অ্যাকশন নিয়েছে, আমি তাদের কাছে ধন্যবাদ। আমার হাজব্যান্ড এটা নিশ্চয়ই দেখছেন, আর যে অপারেশন সিঁদুর লিখেছে, আমার আজকে সিঁদুর তারা কেটে নিয়েছে। ভগবান আমার হাজব্যান্ডকে শান্তি দিই, আর ভবিষ্যতে যাতে কারোর কপালে সিঁদুর না যায়, এটাই গভর্নমেন্টের কাছে আমার রিকোয়েস্ট। अभी हमने इन आंसुओं का हिसाब लिया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए खतरा टला नहीं है। शहबाज शरीफ अपनी जनता को संसद से मूर्ख बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान तो सोशल मीडिया पर एक ऐसा प्रोपेगेंडा वॉर चला रहा है जिसमें वो खुद को विजयी बता रहा है। कल्पना कीजिए, एक के बाद एक खुद ही वहां बता रहे हैं कि जनाजे पर जाना है, जनाजे से आया हूं, जनाजे पर जनाजा वहां निकल रहा है, और अपने आप को विजयी बता। लेकिन हम पाकिस्तान के लोगों से कहना चाहते हैं कि अपनी सेना के बहकावे में ना आए। आज की रात भी आतंकी कैंपों के लिए भारी हो सकती है। आपने शायद गौर नहीं किया, लेकिन सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकी ठिकानों की लिस्ट बहुत लंबी थी।
और हमला अभी केवल 9 ठिकानों पर ही हुआ है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको वो लिस्ट दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें 21 नाम शामिल हैं, लेकिन हमला अभी केवल 9 टारगेट्स पर हुआ है। यानी पाकिस्तान के लिए ये हमला तो बस ट्रेलर था, पिक्चर शुरू होगी। इस लिस्ट में हमने उन जगहों पर टिक मार्क लगा दिया है जिनको तबाह किया जा चुका है। इसमें सवाई नाला सैयद ना बिलाल, गुलपुर कोटली, बरनाला महमूद जोया सर्जल, मुरीद के और भावलपुर जैसी जगह हैं जहां के आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। इसके अलावा आप जितने भी नाम इसमें देख रहे हैं उन पर आज की रात भारी है। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि स्ट्राइक में पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ और खास तौर पर पाकिस्तान के कौन से बड़े आतंकी मारे गए, क्योंकि पाकिस्तान के मुरीदके से जो तस्वीरें आ रही हैं वो कई तरह के सवाल उठा रही हैं। तो मुरीदके में लश्कर के हेडक्वार्टर पर यह हमला हुआ है जिसमें कई आतंकियों के मारे जाने की खबरें हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कौन सा आतंकी मरा जिसके शव को पाकिस्तान के झंडे से लपेट कर दफनाया गया, और खास तौर पर उसके लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति। आपने देखा वो जो रीत था फूलों का, उस पर लिखा है प्रेसिडेंट, और उसके बाद जो है उस पर लिखा है COAS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी वही जनरल मौलाना हाफिज मुनीर, सेना प्रमुख। दोनों की तरफ से फूल भेजे गए थे। तो आतंकी जनाजे पर यह सजदा देखिए मुनीर का। ये तस्वीरें आज इस आतंकी के जनाजे की हैं जिसमें पाकिस्तानी सेना, पुलिस के अफसर भी दिख रहे हैं। बाकायदा पूरे सैन्य सम्मान के साथ इसे सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान में सेना और आतंकियों का बहुत याराना है। कैसा मुल्क है ये, समझ के परे है। आतंकियों का जनाजा खुलकर सैनिक, पुलिस वाले सब ढो रहे हैं। आतंकी वहां पर नमाजे जनाजा, ये कुछ भी नहीं है। अब जो अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसे देखकर आप और हैरान रह जाएंगे। ये एक आतंकी है, इस शख्स को जिसे आप देख रहे हैं ये एक आतंकी है जो नमाजे जनाजा पढ़ा रहा है। इसका नाम है आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ। ये एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। टेररिस्ट की लिस्ट पर, बाकायदा इंटरनेशनल टेररिस्ट की लिस्ट पर इसका नाम है। लेकिन अब ये आतंकवादी न सिर्फ आतंकियों के जनाजे में शामिल है, नमाज भी पढ़वा रहा है, आतंकियों की आत्मा की शांति के लिए दुआ भी करवा रहा है, और उसके साथ पुलिस और सेना के अधिकारी खड़े दिख रहे हैं। ये है पाकिस्तान, पूरा विश्व इसे देखे। इस जनाजे में पाकिस्तान पंजाब पुलिस के IG भी शामिल हुए हैं। हाफिज अब्दुल रऊफ लश्कर तैयबा का एक बहुत बड़ा आतंकवादी है। वो फलाए इंसानियत नाम की एक संस्था चलाता है जो असल में लश्कर का सिर्फ एक फ्रंटल है। 2009 तक LET फलाहे इंसानियत का इस्तेमाल फंड रेजिंग के लिए, यानी कैसे कहां से पैसा इकट्ठा करना है, कहीं धर्म के नाम पर भी, कहीं दूसरे नाम पर भी, कहीं पर विक्टिम कार्ड खेल के, यही काम था इस शख्स का। लेकिन अब्दुल रऊफ को यूनाइटेड नेशंस ने, जी हां UN ने आतंकवादी घोषित किया है, और उसके साथ देखिए पूरी लाइन खड़ी है फौजियों की। यह है पाकिस्तान पूरे विश्व के लिए। इस आतंकी हमले से उनकी पोल तह तक तह खुल रही है। लेकिन इसके बाद भी देखिए वो किस दिलेरी से पुलिस, सेना के अफसरों के बीच नमाजे जनाजा पढ़वा रहा है। सब सिर झुकाए खड़े हैं पीछे। वैसे तो पाकिस्तान बहुत कहता है कि आतंकवादियों से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके मुल्क में आतंकवादी नहीं है, वो तो खुद आतंकवाद का पीड़ित है कहता है। लेकिन ये सबूत बता रहा है, जैसा हमने आपको शुरू में कहा था, कि वो चीखें जो पाकिस्तान से निकली हैं वो गवाही देंगी, जो जनाजे निकले हैं, जो आग लगी है वो गवाही देगी, और गवाही देगी ऐसी तस्वीरें जहां पर आतंकवादी खुले में नमाजे जनाजा पढ़ रहे हैं और पीछे सेना और फौजी, सैनिक, पुलिस वाले सब साथ खड़े हैं। ये सबूत बता रहा है पाकिस्तान एक आतंक परस्त मुल्क है जो आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा करता है, फिर उनसे भारत में आतंकवाद फैलाता है। अगर वो मारे जाते हैं तो जनाजे में जाकर सिर झुकाता है। अपने सैनिकों को स्वीकारे ना स्वीकारे, आतंकवादियों के सामने तो जाकर सिर झुकाना पड़ता है, वरना जब जनाजे इनके निकलेंगे और इनसे सेना वालों के खिलाफ, अफसरों के खिलाफ विद्रोह अगर हो जाएगा तो फिर कैसे संभालेंगे। देश में किसी को सेना के शौर्य और साहस पर संदेह नहीं है। हिंदुस्तानियों के लिए सेना के शब्द पत्थर की लकीर है, शब्द ही सबूत है। पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमला हुआ, इस पर कोई सवाल नहीं। देशभक्त भारतीयों के लिए तो सेना के शब्द ही सबूत हैं।
लेकिन जिस तरह पूर्व में सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स के सबूत मांगे गए, हो सकता है भविष्य में कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए इस तरह की बातें करें। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद कुछ लोगों ने कहा था कि कुछ पेड़ गिरे हैं, किसी ने कहा छोटा सा गड्ढा हुआ है, किसी ने कहा कुछ कौवे मरे हैं, और आपको आसपास भी ऐसे लोग घूमते फिरते दिख जाएंगे जो कहेंगे हुआ क्या है। लेकिन आज खुद पाकिस्तान ऐसे सबूत देगा जिसके बाद कभी किसी को सबूत मांगने की जरूरत ही नहीं होगी। आज वो धमाके, वो जनाजे, वो मातम, वो जमींदोज हुए आतंक के ठिकाने और बदहवास पाकिस्तानी दिखाएंगे जो चीख चीख कर ऑपरेशन सिंदूर की गवाही खुद दे रहे हैं। आज वो वाकई भारत के लिए रिपोर्टर्स बन गए और एक एक आतंकी ठिकाना जहां पर तबाही हुई थी वो उनके लिए टूरिस्ट स्पॉट बन गया। सब पहुंचे, भारी तादाद में पहुंचे, तरह तरह के वीडियो बनाए, वीडियो डाला और खुद ही सबूत दिया। भारत ने मंगलवार की रात पाकिस्तान में जमकर बारूद बरसाया, आतंकवादियों पर कहर ढाया। ये पाकिस्तान ही बता रहा है, वहां के वीडियोस बता रहे हैं। ये तस्वीर अब देखिए, लश्कर तैयबा के मुरीद के हेडक्वार्टर्स की तस्वीर है जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। अब वहां सिर्फ पत्थर है, मलबा बचा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अब आतंकवादियों की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, और ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि आतंक के मुरीद के अड्डे को मिट्टी में मिला दिया गया है। तो खुद ही वहां से गवाही आ रही है, खुद ही वो सबूत भेज रहे हैं। ये तस्वीरें आतंक के बहावलपुर अड्डे की हैं जो अब हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसमें जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी रहते थे। इसका नाम है मरकज सुभान अल्लाह, जो अब पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। इस अड्डे पर आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती थी और ये जैश का मुख्यालय था। भारत के सटीक निशाने से ये ठिकाना खंडहर में तब्दील हो गया है। जिन्हें सबूत चाहिए उन्हें वीडियो के साथ ये बयान भी आज सुनना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कहें कि सिर्फ इमारतें ही तो ध्वस्त हुई हैं, तो उनके लिए धमाकों की तस्वीरों के साथ वो आतंकियों के जनाजे भी आपको दिखाते हैं जो भारत के हमले में ढेर हो गए। इन तस्वीरों को देखने के बाद भविष्य में किसी को सबूत मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आतंकियों को सलाम करता हुआ, सजदा करता हुआ पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के पुलिस वाले पिछले 3 दशक से भारत में आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान के ये 3 आतंकी संगठन मुख्य रूप से जिम्मेदार रहे। लश्कर तैयबा जिसका हेड है हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद जिसका सरगना है मौलाना मसूद अजहर, और तीसरा है हिजबुल मुजाहिदीन जिसका हेड है सैयद सलाउद्दीन। भारत ने इन 3 आतंकी, अगर आप देखिए, इन तीनों आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर्स को नष्ट करके इतिहास के बड़े बड़े आतंकी हमलों का बदला ले लिया है। ये पूरी कहानी 1999 की कंधार हाईजैकिंग से शुरू हुई, जिसमें आतंकी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक करके कंधार ले गए और उसी डील में मौलाना मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था। इसके बाद 2001 में संसद पर हमला हुआ। मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद ने ही यह हमला किया था। इस हमले में 9 लोगों की मौत हुई, 18 घायल हुए। फिर अगले ही साल 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला हुआ। ये लश्कर ने किया था। इसमें 31 लोगों की मौत हुई, 80 घायल हुए। 2008 में सबसे बड़ा मुंबई अटैक हुआ, 164 लोगों की मौत हुई, 300 घायल हुए। इसके पीछे लश्कर था। 2016 में उरी में सेना के कैंप पर लश्कर के आतंकियों ने हमला किया, 20 जवानों की मौत हुई, 21 घायल हुए। 2019 में जैश ए मोहम्मद ने फिर से पुलवामा कर दिया, 40 जवानों की शहादत हुई, 5 घायल हुए। और इस बार तो 22 अप्रैल को आतंकियों ने धर्म पूछ कर भारतीय नागरिकों को मारा, निहत्थे नागरिकों को सिर में गोली मारी, 26 लोगों की मौत हुई, 17 घायल हुए। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि मोदी ने अब तक सारे बड़े आतंकी हमलों का बदला लिया है, क्योंकि इन हमलों के आतंकी इन्हीं संगठनों के हेडक्वार्टर्स में तैयार होते थे। वहां से हमले का ऑर्डर जाता था, मोदी ने आतंकी हेडक्वार्टर्स ही नष्ट कर। साथियों, जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता
और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। बता देना, पाकिस्तान को एक बात पता चल गई होगी कि भारत घर में घुसकर तो मारता ही है, घर में बिना घुसे भी मार देता है। बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में 10 किलोमीटर अंदर घुसकर 300 आतंकी मारे थे। अब की बार भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि उन्होंने अपनी ही सीमा में रहकर पाकिस्तान में 100 किलोमीटर दूर मौजूद आतंकियों के हेडक्वार्टर्स को उजाड़ दिया। पहलगाम हमले के बाद आतंकी समर्थक कहने लगे थे कि यह हमला हमास स्टाइल में हुआ, यानी जिस तरह से इजराइल पर हमास ने हमला किया था ठीक उसी तरह, लेकिन इस बार भारत ने हमास स्टाइल वाला हमला करने वाले आतंकियों को इजराइल स्टाइल में ही धुआंधार जवाब दिया। बल्कि यूं कहिए कि आने वाले वक्त में लोग कहेंगे कि इंडिया स्टाइल में कोई भी मुल्क अगर आतंकियों पर ऐसे टारगेट करेगा तो आने वाले वक्त में लोग कहेंगे कि इंडिया वाले स्टाइल में हमला किया है। इस बार भारत ने आतंकियों के केवल कैंप ही नहीं उजाड़े, बल्कि हमने आतंकियों के वैचारिक पिताओं के हेडक्वार्टर्स भी मिट्टी में मिला दिए। पाकिस्तानी आतंकी भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सिंदूर को जीवन पर्यंत याद रखेंगे। उन्हें यह याद रहेगा कि वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं है। अगर वो पीओके से भागकर पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों में मौजूद अपने हेडक्वार्टर्स में छिपेंगे तो भी भारत छोड़ेगा नहीं। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है और यह हमला साधारण हमला नहीं है, यह उन्हें मिट्टी में मिला देने वाला हमला था। भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर 24 मिसाइलों से हमला किया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बचे खुचे आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला देंगे। और क्या लगता है आपको 9 ठिकानों पर गिरी 24 ताकतवर मिसाइलों ने इन जगहों पर क्या किया होगा? यकीनन उन्हें मिट्टी में मिला दिया है। भारत ने जिन 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया उनमें से 4 पाकिस्तान में थे, 5 पीओके में। मैप के जरिए अगर हम आपको दिखाएं तो भारतीय जो फाइटर जेट है उन्होंने अपनी सीमा में रहते हुए पाकिस्तान के 4 आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। सबसे बड़ा हमला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ। यहां पर बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स मरकज सुभान अल्लाह मिसाइल अटैक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर है। भारतीय वायुसेना ने अपनी सीमा में रहकर अपनी मिसाइलों से 100 किलोमीटर दूर मौजूद ठिकानों को ध्वस्त किया। दूसरा पाकिस्तान के मुरीदके में हाफिज सईद के हेडक्वार्टर्स पर हुआ है। यहाँ पर मरकज तबाह हुआ है। एक एक करके ये तमाम जो हमले हुए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप सोचिए पाकिस्तान सेना कितनी बड़बोली है कि उन्हें लगा कि भारत हमला ही नहीं करेगा। उन्हें लगा कि पीओके से सारे आतंकी पाकिस्तान ले जाएंगे तो भारत वहां हमला नहीं करेगा। भारत ने यह अटैक करके अपनी ताकत का नमूना पेश किया है। भारत ने बता दिया कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हमला करने के लिए हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से मिट्टी में मिला देंगे। तो हम आपको फिलहाल बता रहे हैं कि जो ये हेडक्वार्टर है आतंक के, ये हेडक्वार्टर्स हमने पंजाब में पाकिस्तान में जाकर अगर ध्वस्त किए हैं तो ये भारत की कितनी बड़ी जीत है। और इसी के साथ अब हम आपको कुछ वीडियोस भी यहां पर बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। तो अब हम आपको इस हमले से जुड़े वो वीडियोस दिखाते हैं जिसको देखने के बाद कोई भी स्ट्राइक के सबूत नहीं मांगेगा। तो आइए अब इस बड़े स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं बहावलपुर पाकिस्तान मरकज सुभान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का ये हेडक्वार्टर्स। और यहीं पर जब आज पूरा प्रेजेंटेशन भी दिया जा रहा था, अगला दिखाइए।
मुरीद के पाकिस्तान, ये मरकज तैयबा है, लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है जिस पर हमने जबरदस्त हमला किया है। और इसी के बाद जो तीसरा है वो मुरीद के पाकिस्तान का है, सियालकोट पाकिस्तान सर्जिकल कैंप हिजबुल मुजाहिदीन का, जहां पर हमने हमला किया है। और जो अगला है वो भी आपको बता दें, क्योंकि सियालकोट पाकिस्तान महमूद जोया कैंप, और ये चारों के चारों ठिकाने जो हमने ध्वस्त किए हैं ये पंजाब पाकिस्तान में है। इस बात पर गौर कीजिए, क्योंकि अब तक हमने कभी भी, अगर आप एयर स्ट्राइक्स हो, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, हमने पंजाब में हमला नहीं किया था, तभी पंजाब में ये सुरक्षित रखते थे आतंकियों को। अब इसके बाद जो ये तमाम है, ये सभी आपने देख लिए, ये पंजाब पाकिस्तान में जो हमने हमला किया है इसका सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है। और ये साथ ही ये भी बताता है कि भारतीय सेना ने इस बार ये ठाना था कि हम जड़ों तक जाएंगे, आतंक के जड़ में हम पहुंचे, और वहां पर हमने इस बार भारतीय सेना ने अपने हमलों से पाकिस्तानी सेना को ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी आतंकियों के सरगनाओं को बता दिया है कि वो कहीं छिप नहीं पाएंगे। जिन आतंकी हेडक्वार्टर्स को हमने मिसाइलों से गिराया वो आतंक के सबसे बड़े सेंटर्स हैं। एक एक करके हमने हर सेंटर आपको दिखा दिया है। बात जरा आज इसकी भी होनी चाहिए कि मसूद अजहर ने आज किस तरह से इंटरव्यू के जरिए रो रो कर ये कहा कि अच्छा होता मैं भी मर जाता। वो ऐसा क्यों कह रहा था? दरअसल उसके पूरे के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है भारत के हमले में आतंकी मसूद अजहर, लेकिन बच गया है। अब उसने अपने हेडक्वार्टर्स पर हुआ ये हमला देखा, कांप उठा है। दरअसल ये वही जगह थी जिसके मंच से मसूद भारत विरोधी बयानबाजी करता था, लोगों को भड़काता था, आतंकी हमलों की चेतावनी देता था। भारत ने उसकी कल्पना से परे जाकर उसके हेडक्वार्टर्स को ही बॉम्ब से उड़ा दिया। भारत के इस हमले को देखकर मसूद अजहर मौत की भीख मांगने लगा है। कह रहा था अच्छा होता मैं भी मर जाता। मिसाइल हमले में आतंकी मसूद के परिवार के 10 लोग मारे गए। उनकी मौत देखकर मसूद खुद की मौत मांगने लगा। शायद इसे ही कर्मों का फल कहते हैं। जिस तरह अधर्म के प्रतीक रावण ने भी अपनी मौत से पहले अपने कुल की मौत देखी थी, ठीक वैसे ही सैकड़ों मासूमों का हत्यारा आतंकी मसूद अपने परिवार वालों की मौत देखकर खुद की मौत की गुहार लगा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर उन बहन और बेटियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है। और दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। यह प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही देशवासियों को आश्वस्त किया था और कल की घटना में एक बार फिर से नए भारत ने यह साबित भी किया है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ये कहते हुए कि ये नया भारत है और नया भारत किस तरह से अपने नागरिकों के लिए इंसाफ लेता है, इसकी गवाही भारतीय सेना ने दी है। और यही आज पूरा देश कह रहा है। देश में जो सेंटिमेंट है वो यही है, जय हिंद की सेना। अब देखिए, जैश के हेडक्वार्टर के अलावा भारतीय सेना ने हाफिज सईद के लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर भी मिसाइल से उड़ाया है, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। मरकज तैयबा 2008 का जो मुंबई अटैक था उसमें शामिल आतंकियों को यहीं पर ट्रेनिंग मिली थी, चाहे वो अजमल आमिर कसाब हो, डेविड कोलमन हेडली हो, इन सब की ट्रेनिंग इसी मुरीद के में हुई थी। आप किसी फौजी से सुनेंगे तो बीते कुछ दशकों में जहां पर सबसे ज्यादा उनका ध्यान रहता था वही वो हमेशा सुनते आए हैं, बहावलपुर मुरीद के। ये दोनों एपी सेंटर है। और तीसरा सियालकोट। जब पाकिस्तान के आतंकी हेडक्वार्टर नहीं बचे तो सियालकोट के आतंकी कैंप कहां से बचने वाले थे? भारतीय वायुसेना सियालकोट में ही 2 आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया है। सर्जिकल कैंप, महमूद जोया कैंप, ये तमाम ट्रेनिंग सेंटर्स थे। यहाँ का सरगना है सैयद सलाउद्दीन। इसी साल मार्च में सर्जिकल कैंप से आए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को मारा था। महमूद जोया कैंप के आतंकी पठानकोट एयरफोर्स जो एयरबेस में, एयरफोर्स के एयरबेस में हमला था उसमें वो शामिल थे। ये उसका भी बदला था।
ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चौंका दिया। दरअसल उन्हें लगा था कि अगर भारत ने अटैक किया तो ज्यादा से ज्यादा पीओके के क्षेत्रों पर हमला होगा। पहले से वहां कह रहे थे कि आटा सामान इकट्ठा कर लो, फिर वो आटा छीन कर वहां से पंजाब ला रहे थे। लेकिन यहां तो पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की थी कि भारतीय सेना पाकिस्तान के शहरों में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला करेगा। पंजाब पाकिस्तान में मौजूद ठिकानों पर हमला करेगा, बहावलपुर मुरीद के सियालकोट पर हमला करेगा। भारत ने पाकिस्तान के मौजूद आतंकी ठिकानों के अलावा पीओके के 5 आतंकी कैंपों पर भी हमला किया है। एक एक करके हम आपको मैप पर दिखा ही रहे हैं जहां जहां पर ये हमले हुए हैं। ये कुल मिलाकर बताता है कि जो आतंकी कैंप्स यहां पर हैं, चाहे वो सोनमर्ग का हमला हो, गुलमर्ग में जो आतंकी हमला हुआ था, अमरनाथ जाने वाले हमारे श्रद्धालुओं पर हमला था, वो सब कुछ इन्हीं इलाकों से होता रहा है। और इसीलिए अगर आप देखें तो हम ज़कीउर रहमान लखवी जो 26/11 वाला आतंकी था, पिछले साल तीर्थयात्रियों पर हुए आतंकी हमले में गुलपुर से आए लश्कर आतंकी शामिल थे। 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी इस कैंप में आता था। लश्कर का अब्बास कैंप आत्मघाती हमलावर बनाता था, सुसाइड बॉम्बर्स। इस ट्रेनिंग कैंप में 50 से ज्यादा आतंकियों का ब्रेन वॉश करके आत्मघाती हमलावर उन्हें बनाया जाता था। भारतीय सेना ने पीओके के भिंबर में भी जहां पर आईईडी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, उसको भी उड़ा दिया है। भारतीय सेना के इन हमलों का पाकिस्तान के पास कोई जवाब था नहीं। ये हमले इतने सटीक थे कि जिन टारगेट्स को हमने लॉक किया, केवल उन्हीं इमारतों को हिट किया। मतलब प्रिसिशन अटैक्स में इस तरह की कामयाबी अपने आप में एक नई कहानी लिख रही है, एक नया सबक बनेगी तमाम देशों के लिए। ऑपरेशन सिंदूर एक लंबी प्लानिंग के बाद हुआ, इसीलिए इसमें तीनों सेनाएं एक साथ काम कर रही थी। निशाना सिर्फ पीओके नहीं था, पाकिस्तान भी था। इसीलिए सेना कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहती थी। भारतीय सेना ने हमले का प्लान ए ही नहीं, प्लान बी भी बनाया। चलिए अब हम आपको लिए हमले का जो प्लान है वो डिकोड करके जरा बताते हैं। भारतीय सेना इस बार केवल आतंकी कैंपों के टारगेट नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो आतंकी सरगनाओं को बड़ा संदेश देना चाहती थी। इसीलिए 2 टारगेट्स चुने गए फिलहाल। पहला पीओके का आतंकी कैंप और दूसरा आतंकी संगठन के हेडक्वार्टर। सेना का मानना था कि हेडक्वार्टर पर हमला होने के बारे में आतंकियों ने सोचा नहीं होगा, वहां पर करना सरप्राइज फैक्टर। इस टारगेटेड हमले से पहले पाकिस्तान को हर छोर से फंसाया गया। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने उसको बिजी रखा। थल सेना ने एलओसी पर पाकिस्तान के सीज फायर वायलेशन का जबरदस्त जवाब दिया, जिससे पाकिस्तानी सेना उलझी रही। इस बीच वायुसेना ने भी युद्धाभ्यास का नोटिफिकेशन जारी करके पाकिस्तान को भ्रम में डाल दिया था। इसी मौके का फायदा उठाकर भारत ने स्ट्राइक किया। वायुसेना को हमले की जिम्मेदारी दी गई, जो भारतीय सेना का प्लान ए था, जिसमें उनको कहा गया था कि वो एलओसी पार नहीं करेंगे। नौसेना को भी स्टैंड बाय पर रखा गया, ये प्लान बी में शामिल। अगर प्लान ए कुछ गड़बड़ होती या पाकिस्तान की तरफ से पलटवार की स्थिति बनती तो नेवी दूसरे छोर से पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन सकती। हमला उन्हीं जगह पर किया गया जिनके बारे में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से पक्की सूचना मिली, जानकारी मिली, इनपुट्स मिले। हमले से पहले एनएसए अजीत डोभाल ने भी 15 से ज्यादा मीटिंग्स की थी, ताकि कहीं पर भी कोई चूक ना हो।